डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पुरु धवन इज अ किडनी स्पेशलिस्ट। तो किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में किडनी के लिए क्या स्पेसिफिकली कहा गया है? किडनी जो है वो बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, वो है बॉडी के ब्लड को फिल्टर आउट करना। अगर ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा विद इन फ्यू आवर्स कोलैप्स कर जाता है। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। तो उसका बुरा इम्पैक्ट आपके ब्रेन से लेके आपकी स्किन तक सब जगह पड़ेगा। सो दैट मीन्स किडनी सबसे ज्यादा अगर खराब हो रही है तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से वन ऑफ द रीजन, टॉप रीजन। इन लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा लंबी होती है। नंबर 1 एक्सरसाइज जो लाइफ को एलोंगेट करती है दैट इज वॉक। अगर एज ए डॉक्टर हमें किसी बीमारी को ट्रीट करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि बीमारी शुरू क्यों हुई। अगर किसी भी ऑर्गन में स्ट्रेस होगा, खराब नहीं, स्ट्रेस होगा, बीपी शूट अप करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का और आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्रोग्राम एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। दोस्तों, जब हम लोग अपने शरीर को देखते हैं ना, बहुत कुछ है हमारे शरीर के अंदर। 200 से ज़्यादा हड्डियां हैं, बहुत सारी नसें हैं, दिमाग है, दिल है, किडनी है, लीवर है और ये सभी चीज़ें जब एक साथ एक सामंजस्य में होती हैं, देन वी से दैट वी आर हेल्दी। आई हैव अ हेल्दी बॉडी, है ना? लेकिन एक चीज हमारे शरीर में ऐसी है जिस पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें आधारित होती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में फिल्टर का काम करता है। जरा सोचिए ना, बिना फिल्टर पानी पिएंगे तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमारे शरीर में कोई चीज बिना फिल्टर्ड होगी तो दिक्कत तो आएगी, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, और ना सिर्फ बीमारियों के बारे में बल्कि उसके प्रिवेंशन के बारे में भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरु धवन, जिनका 1 दशक से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस पूरी इंडस्ट्री में रहा है। और किडनी के तो वो स्पेशलिस्ट हैं ही, पर उसके साथ साथ एक बैलेंस लाइफ कैसे जीनी है और किस तरह से अपने आप को संतुलित रखना है, इसके ऊपर भी वो बहुत काम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सो व्हेन वी से दैट डॉक्टर पुरु धवन इज अ किडनी स्पेशलिस्ट, तो हम क्या माने? ये जो किडनी है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? देखिए, किडनी जो है वो बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, वो है बॉडी के ब्लड को फिल्टर आउट करना। क्योंकि हम हर टाइम खाते रहते हैं, दिन में 3 बार खाना खाया। अब जब हम खाना खा रहे हैं, लीवर उसे डाइजेस्ट कर रहा है, तो बॉडी डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल को बॉडी में हर टाइम हर सेकंड बनाती रहती है। अगर ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा विद इन फ्यू आवर्स कोलैप्स कर जाता है। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी को हर टाइम क्लीन करते रहना पड़ता है। तो भगवान ने हमारी बॉडी में लगाई हैं किडनी, 2 किडनियां दी बड़ी, वो फिल्ट्रेशन के काम के लिए। बिल्कुल, उसका काम है बस खून को साफ करना, यूरिन को फॉर्मेशन करना और उसे बॉडी से बाहर निकाल देना। जितनी बॉडी हमारी अंदर से क्लीन रहेंगी, हमारे ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स काम करने लायक बने रहेंगे। अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, सपोज करो केटोनिन, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, तो उसका बुरा इम्पैक्ट आपके ब्रेन से लेकर आपकी स्किन तक सब जगह पड़ेगा। ब्रेन से लेकर स्किन तक? मतलब अगर आपकी किडनी ठीक नहीं है सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस, ऑन योर ब्रेन, ऑन योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो आज के ज़माने में सर अगर हम देखें तो मतलब वी सी पीपल ना, हॉस्पिटल्स में भी या कहीं पे भी हेल्थ केयर यूनिट में सब लोग जाते हैं, डायलिसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देन क्रॉनिक किडनी डिजीजेस आ रही हैं। तो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एहतियात नहीं बरती जा रही। देखो, किडनी की बीमारी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो हमारी ही गलतियां हैं हमारी डेली रूटीन में। क्योंकि किडनी की जो 80% बीमारी है वो एक्वायर्ड है, यानी वो आपको कभी परिवार से नहीं मिली। आपने अपनी गलतियों से अपने शरीर को खराब किया, अपनी किडनी को खराब किया। तो इसमें जो सबसे बड़े कारण निकलते हैं वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर और आपकी हाई शुगर लेवल्स। अगर आप बीपी कंट्रोल नहीं कर रहे, बीपी आपका हाई है, अब आप सोचो कि किडनी के अंदर खून साफ होने जब जाता है तो आपके माइंड में क्या आता है कि वो बस एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से निकल रहा है, हाँ। है ना।
ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर होता है तो उसको ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं। ब्लड इतना डिवाइड होता है, वेसल्स इतनी डिवाइड होती हैं कि आपकी हेयर की 1/3 उसकी मोटाई हो जाती है। ओह माय गॉड, इतना डेलिकेट हो जाता है कि आप उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, इतना वो फाइन हो जाता है। मतलब एक एक ड्रॉप आपकी जब जा रही है, अब आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पूरे पूरे सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट आता है। पीछे से प्रेशर बढ़ा तो वो जो बिल्कुल बारीक आपकी वेसल्स हैं उन पर भी प्रेशर बढ़ा और वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो होता ही है कि ब्लड सप्लाई जो किडनी को पहले अच्छी मिल रही थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई। अब बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के किडनी के अंदर जो सेल्स हैं वो फाइनली मरना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है और ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि किडनी का साइज छोटा होने लग गया। तो उसे हम किडनी छोटा होना कहते हैं। तो सर एक्चुअली में ऐसा होता है कि उसका साइज छोटा हो रहा होता है? तो साइज छोटा हो जाता है, इसे हम कहते हैं इस्केमिक नेफ्रोपैथी, यानी बीपी की वजह से किडनी का खराब होना। 40% केसेस सिर्फ बीपी की वजह से आते हैं। सो दैट मीन्स किडनी सबसे ज़्यादा अगर खराब हो रही हैं तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। वन ऑफ द रीज़न, टॉप रीज़न, यस। दूसरा रीज़न है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ अगर आप टाइप 1 है, समझ में आता है कि परिवार में चलती हुई आ रही है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो कि हमारे ढंग से ना खाने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से जो बीमारी शुगर हो रही है उसको इग्नोर करने पर आपकी किडनी खराब हो रही है। अच्छा, ये तो प्रिवेंटेबल था, बीपी मैनेज करना प्रिवेंटेबल था, शुगर आपका प्रिवेंटेबल था, बट क्यों? क्योंकि हमने इग्नोर किया। अरे कोई नहीं, दवाई तो खानी है, हम खा लेंगे। अरे कोई नहीं यार, सभी को तो है, हर दूसरे घर को भी है, मेरे पापा को भी है। मैंने ना सर बहुत बार ये चीज़ सुनी है डॉक्टर धवन की, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे भी मतलब सर्कल में हैं, कुछ लोग ऐसे, मैंने उनको ये बात कहते हुए सुना है कि अच्छा ये कोई बात नहीं जी, 2 लड्डू हम ज़्यादा खा ले रहे हैं क्योंकि दवाई तो लेनी है। दवाई तो लेनी है, हाँ। लाइक दैट ये होता है, ये इंडियन मेंटालिटी आप कह सकते हो कि है कि हम ना हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, सही रास्ता नहीं ढूंढते। हम देखते हैं कि ओके ठीक है, एक गोली खा के मेरी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, मैं शुगर की गोली खा के शुगर कंट्रोल कर लूँगा, इंसुलिन लगा के अपनी शुगर कंट्रोल कर लूँगा। बट अगर एक्सरसाइज का नाम लेना पड़ गया कि मुझे 2 घंटे वॉक करनी है, 1 घंटा वॉक करना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग, नहीं जी वो नहीं होगा जी, बहुत काम है, बहुत काम है। तो वो हमारी अप्रोच गलत है, क्योंकि अक्सर हमने लाइफ में ये देखा है जो रास्ता शॉर्ट है वो गलत होता है। बिल्कुल। जो रास्ता लॉन्ग है जिसमें आपकी मेहनत लग रही है, अक्सर वो सही रास्ता होता है। यू नो सर, मतलब बहुत बार मैं अपने दर्शकों से भी ये बात हमेशा शेयर करती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, जिस चीज़ को हमें करने में बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है ना, वो ही हमें बाद में गेन देता है। हाँ। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, आप इतने पेन में होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, बट यू डोंट नो कि वो करने के बाद जो आपको पूरे लाइफ टाइम उसका सुख मिलने वाला है वो अलग है। हम क्या करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करते रहते हैं कि बुढ़ापे में काम आएगा। पैसे में, बुढ़ापे में पैसा तब कमाएगा जब सेहत होगी। एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं, हम सेहत को, अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अर्निंग वाले टाइम में, जबकि हमें अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहिए था। जैसे हम पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे हमें अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहिए। जब आप अपने आप 30s से क्रॉस कर जाते हैं, 30s में अपना शुरू करो, 50s 60s तक अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्ड करो, तब वो 60s to 80 वो स्मूथ चलेगी। तो आपको अपनी बॉडी को एक तरीके से बैंक समझना चाहिए। आपने उसमें कितनी सेहत इकट्ठी करी, तो जितनी आप सेहत अपनी बॉडी में इकट्ठी करोगे एक्सरसाइज कर कर, उतनी अच्छा आप अपने पैसे जो आपने फाइनली कमाया है या आपकी फैमिली है, उस कंफर्ट को आप जी पाओगे, उसे देख पाओगे। तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ठीक है आप काम कर रहे हो, बट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, हेल्थ की प्रायोरिटी टॉप होनी चाहिए। सुबह उठो, सुबह एक्सरसाइज कर लो, काम खत्म ना पूरे दिन का, आपको गिल्ट नहीं आएगा। आप लड्डू भी खा लो, अब गिल्ट नहीं आएगा। और फिर आपके अंदर एनर्जी रहेगी सारा दिन। पॉइंट ये है, हम क्या करते हैं, हम इसे डिले करते हैं, हम शाम को करेंगे। मैं हमेशा मना करता हूँ, अगर वो आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काम है तो उसे दिन में सुबह सुबह निपटा लो। जिस दिन आप रूटीन को ब्रेक करोगे किसी भी रीज़न से, मान लो कि आप नहीं जा पाए, आपको गिल्ट आएगा, यार मेरे को जाना चाहिए था, अब शाम को चले जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास शाम का टाइम है। आप सुबह की गिल्ट को शाम को पूरा कर सकते हो, तो आपकी रूटीन टूटती नहीं। एग्जैक्टली। और ये आपने बहुत सही बात बोली कि जो गिल्ट आता है ना, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की पहली स्टेज यही है कि मुझे गिल्ट आ रहा है। हाँ। तो ये पहली स्टेज है हमारी। तो हमारे सभी दर्शकों से भी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अक्सर होता है ना, हम लोग अपनी इस जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसके पीछे 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 दौड़ते रहते हैं, है ना, सेहत गवा देते हैं पैसे के पीछे, फिर बाद में उसी सेहत को पाने के लिए हम रज के पैसा खर्च करते हैं, है ना।
तो सर रज के वो पैसा ना खर्च करना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट आर द प्रिवेंशंस सो दैट हमारी किडनी हेल्दी रहे? जैसे पहली बात आपने बताई कि एक्सरसाइज करना है, अपार्ट फ्रॉम दैट खाने पीने में भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो उसमें भी कितना अग्रेसिवली हम कर सकते हैं, कितना अग्रेसिवली नहीं करना है? सो प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट। तो अगर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज पर आपको पता है कौन सी है और किन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा लंबी होती है? जो लोग सिर्फ और सिर्फ वॉक करते हैं। ओके। नंबर 1 एक्सरसाइज जो लाइफ को एलोंगेट करती है, दैट इज वॉक। सेकेंड इज आपकी स्विमिंग। ठीक है, तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे तो आप समझ में आएगा कि जो एक्सरसाइज स्लो होती हैं, जहाँ पे ब्रीथिंग आपका कंट्रोल में होता है, जहाँ पे आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन इकट्ठे नहीं हो रही हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में हो रही होती हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ लंबी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि इंडिया में भी जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोगों की मैक्सिमम एज 100 क्रॉस कर जाती है। ओके। आप जापान का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर तो ब्लू ज़्यादा है, जोन्स हैं, बिल्कुल। ठीक है। इटली में ऐसा एक ब्लू जोन है और यूएस में भी एक ब्लू जोन है। इनकी पूरी स्टडी की गई थी, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसमें उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनमें ने एक चीज़ कॉमन थी, 95% खाना वेजिटेरियन, और आप अपना मैक्सिमम काम बाय वॉक करते हो या बाय साइकिलिंग करते हो। ओके। तो काम तो कर रहे हैं वो भी, पर उन्होंने क्या उसका मीडिया ढूंढ रखा है, बाय वॉक और बाय साइकिल। उसका माध्यम बदल हाँ, दिया। हिल्स हैं, इंक्लाइन अप हो रहे हो, इंक्लाइन डाउन हो रहे हो, तो आपकी लोअर बॉडी की मसल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं कंपेयर टू अपर बॉडी। तो ये सब कॉमनली हमने देखा कि उनकी एक्सरसाइज ज़रूर थी, लाइट एक्सरसाइज थी, खाना 95% वेजिटेरियन था, और उनकी लाइफ 100 क्रॉस कर रही है मैक्सिमम लोगों की। स्ट्रेस लेवल कम था, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। अब देखो जॉइंट फैमिलीज में इंडिया फेमस था, अब न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहा है। तो हम अपने आप को बदलते जा रहे हैं और अपनी एज कम करते जा रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, खुश रहिए और चलते भी रहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब जैसे मम्मी पापा बताते हैं कि एक टाइम था कि रोज शाम को अंगीठी लगती थी, उस पर आलू भुने जाते थे। हाँ। हमने कभी खाई नहीं ऐसे आलू, नहीं, घर में हमारी अंगीठियाँ ही नहीं है। अब वो अंगीठी पे एक जने का खाना नहीं बन रहा, 4 जनों का खाना नहीं बन रहा, पूरे परिवार का, मतलब 4-5 कुंबे का खाना बन रहा है। वो सब गप्पे मार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, शाम को गाना भी हो रहा है, इंजॉयमेंट भी हो रही है। ये जो कल्चर होता है ना, ये कल्चर को खोना भी अपनी एज को कम करना है आज की डेट में, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है ना। आप दिन में जो मर्जी काम में कर आओ, शाम को अगर आप सारे दोस्त परिवार बैठ गया, स्ट्रेस खत्म। एग्जैक्टली। आपको नींद तो अच्छी हो गई, सुबह आप स्ट्रेस में ज़रूर जाओगे, बट 8 घंटे का स्ट्रेस होगा, 24 घंटे का स्ट्रेस नहीं होगा। तो ब्रेन और बॉडी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें काम करते रहना पड़ता है। आप जाने अनजाने में इनके साथ वो चीज़ें कर जाते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा देती हैं। अगर आप गलत खाना खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, इसमें नमक ज़्यादा है, या फिर इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं है, पेट खराब हो रहा है बार बार, आप फिर भी किए जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब ब्रेन जो है, ब्रेन का जो फूड है वो है आप कितने खुश रहते हो। हाँ, उसको भी चाहिए। खाने के अलावा कुछ और भी चाहिए। अच्छे दोस्त, बिल्कुल, अच्छा माहौल। अगर उसको वो नहीं मिलता ना, तो वो नाराज हो जाता है। हाँ। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं काम करना छोड़ रहा हूँ। उसको मनाना बड़ा मुश्किल है, बुढ़ापे में बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने सारे पेशेंट्स को एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम जो आज हैं अपनी चॉइसेस की वजह से बने हैं, कि मैंने सुबह ब्रश करना है नहीं करना, मैंने नहाना है नहीं नहाना, मैंने नाश्ते में क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस अपनी चॉइसेस को ना सही और गलत में नापना शुरू कर दो। शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट में नहीं, ये सही या गलत, सही और गलत, क्या सही है और क्या गलत है, आवाज़ अंदर से आती है। सबको पता है सही क्या है, करता कोई नहीं है। करता कोई। तो सर, ये जो आपने वॉक की बात बताई, ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि हमारे दर्शकों में अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरे लिए शायद एक्सरसाइज करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्टिंग हो जाता है, बट मुझे वॉक करना पसंद है, मैं चल सकता हूँ। तो ये जो आपने वॉकिंग बताई है, वॉकिंग की और क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं एक व्यक्ति को मिल सकते हैं जो ताउम्र के लिए उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमेशा स्वस्थ रख सके? देखो, जब आप वॉक करने गए तो 2-3 चीज़ें होंगी। या तो एक सर्कल मिलेगा, अच्छा पार्क में आपको दोस्त मिल जाएंगे 4,
तो क्या होगा, रोज़ शाम को आप उन दोस्तों से मिलने जा रहे होगे, तो आपका जो ब्रेन है खुश। क्यों? क्योंकि उसे कंपनी अच्छी मिली, एक हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें कर ली, ठीक है। एक्सरसाइज तो सिर्फ बहाना हो जाएगा, तो आपकी बॉडी फिजिकली ठीक, मेंटली आप दोस्तों के साथ ठीक। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए किसी टाइप की कम्युनिटी टाइप की एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, आप ब्रीथिंग जो होती है, जब आप ऑक्सीजन जो आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो आपकी ब्रीथिंग थोड़ी सी बदल जाती है। आपके हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, मामूली सा। जैसे नॉर्मल हमारी हार्ट बीट 90 के आसपास रहती है पर मिनट की, तब आपकी 120 के आसपास चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं हुआ, ठीक है। अब जो आपने एक्स्ट्रा इनहेल किया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया, अब बॉडी इसको लेकर हैप्पी होगी तो सारे ऑर्गन्स हैप्पी होते हैं। मतलब अगर आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखते हुए कोई लाइट एक्सरसाइज कॉन्टीन्यूसली लंबे टाइम तक करते रहते हो सस्टेनेबल तरीके से, तो उसका कोई एक बेनिफिट अगर हो तो मैं आपको बताना बहुत ईजी होता है। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी आईसाइट अच्छी होगी, आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ का नाम लो, मैं उसमें यस करूँगा। सर, आप क्योंकि आयुर्वेद में जो है आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ है, और हम लोग जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद अपने आप में ही ये 2 शब्दों से बना है ना, आयुष दैट इज लाइफ एंड योर वेद दैट इज नॉलेज। सो व्हेन वी से दैट इट इज द नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी, देन वी कॉल इट आयुर्वेद। तो किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में किडनी के लिए क्या स्पेसिफिकली कहा गया है? देखो, आयुर्वेद में किडनी ना बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत कम वर्ड्स में बीमारियों को एक्सप्लेन किया गया है, बट जो आयुर्वेद ने फाउंडेशन डाली है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने की, वो किडनी की बीमारी में भी पूरी की तरह से काम करता है, मतलब ऐप तरीके से। तो जो आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल बने हुए हैं वात पित्त कफ, वो पूरी तरह से अप्लाई होता है। या फिर सुश्रुत ने जो बोला निदान परिवर्जन, कि रूट कॉज पे अटैक करो। अगर एक एज ए डॉक्टर हमें किसी बीमारी को ट्रीट करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि बीमारी शुरू क्यों हुई, क्योंकि बिना कारण के कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल रहता है अपने आप तो किडनी खराब नहीं हुआ, बैठे बैठे चलो यार छुट्टी पे चलते हैं, ऐसे तो हुआ ही नहीं ना। तो बीपी शुगर कोई ना कोई रीजन रहा या कोई और रीजन रहा, तो पहला काम है अपने आप से ये पूछो कि आपका बीपी आज की तारीख में कंट्रोल में है या नहीं है। क्या वो 24 घंटे कंट्रोल में रहता है नहीं रहता, क्या वो 365 दिन कंट्रोल में रहता नहीं रहता। अगर किसी का भी आंसर नो है ना, तो आप गलत जा रहे हो। आपकी किडनी डैमेज ले चुकी है, वो कमज़ोर है, बीपी बढ़ेगा, किडनी को डैमेज जाएगा, चाहे दिन में 1 घंटा चाहे 4 घंटे जाए, डैमेज तो जा रहा है ना। तो पहले हमारा काम ये होता है कि 24 घंटे 365 दिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक रहे। अब इसमें मेडिसिन हमें रखनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। पेशेंट को हम कहें कि नमक बंद कर दो, वो कर देता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है सस्टेनेबल। आप कुछ दिन नमक नहीं खाओगे, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, फूड अच्छा नहीं लगता, तो पेशेंट को हमें सॉल्ट भी देना है, कम देना है, साथ में मेडिसिन देनी पड़ती है कि वो सस्टेनेबल चीज़ बनी रहे। इसी तरह से हमें डायबिटीज़ पे काम करना पड़ता है, शुगर टेस्ट करनी पड़ती है, दिन में 3-3 बार चेक करवानी पड़ती है। आजकल एक नई मशीन आ गई है CGM, हमें वो हम रिकमेंड कर देते हैं, जो थोड़े से पैसे वाले पेशेंट हैं उनको बोल देते हैं कि आप लगवा लो। सर, मेरे को ना आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप ना एक मासूम बच्चे की तरह बड़ी आसानी से बात बता देते हैं। आप सोचो ना कि आप जब पेशेंट देख रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये CGM अफोर्ड कर सकते हैं। आपको एक बात समझ में आ जाती है कि आपका नंबर भी आ सकता है। आप देखो ना, आप पूरी दिन में इतने पेशेंट्स देख रहे होगे, तो आपको सबसे बड़ा डर क्या होगा? मेरा नंबर ना आए, मेरा नंबर ना आए। ठीक है, तो हर डॉक्टर को वो जिस फील्ड में काम कर रहा होता है उसको उस फील्ड से डर लगता है। एक डेंटिस्ट को अपने दांत खराब होने से डर है, एक स्किन के डॉक्टर को स्किन खराब होने ना हो जाए इसका डर है। तो डॉक्टर्स के पास ना एक चीज बहुत कॉमनली मिलेगी, वो है डर। खुद के लिए डर, पेशेंट के लिए नहीं, खुद के लिए डर, उनके लिए दे आर कॉन्फिडेंट है ना। हाँ, हम डॉक्टर्स को उसमें ना कॉन्टिन्यूस से काम करना पड़ता है। तो अगर जितने मैं खुश हूँ, मुझे पता है कि मेरा ओल्ड एज अच्छी जाएगी। तो जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपकी ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं खुद पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एक सेटिंग में बैठे हैं या पेशेंट के साथ बैठे हैं, तो हम उसको ना वो स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं बनाते। एग्जैक्टली, उसे एक लाइट कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि वो पहले ही से स्ट्रेस में आ रहा है। मैं भी स्ट्रेस तो दे दूँ, हाँ जी आप डायलिसिस करवाना पड़ेगा, कहाँ बढ़ जाएगा।
तो वो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए पेशेंट एंड डॉक्टर्स के बीच में, तो वो रखने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो आपकी बातों से मैं समझ पा रही हूँ कि किडनी में जो हमारी दिक्कतें होती हैं या फेलियर है या ख़राब है या उसका कोई भी रोग अगर किडनी से रिलेटेड होता है तो उसका एक जो सबसे पहला रूट कॉज समझ आ रहा है वो ब्लड प्रेशर समझ में आ रहा है मुझे। ब्लड प्रेशर एंड शुगर। ब्लड प्रेशर एंड शुगर। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि आपने कहा कि आयुर्वेद में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब कैसे पता चले कि भैया अब बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है? आप पहला ये पॉडकास्ट है जिसके अंदर किसी एंकर ने यहाँ तक जाके पूछ लिया कि बीपी शुगर का बताओ अब। बिल्कुल सर, व्हाई नॉट, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हो रही है, फिर किडनी तक पहुँच रहे हैं। देखो बीपी और शुगर के दो अलग अलग रीजंस हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं ब्लड प्रेशर से। हम 8 घंटे काम करते हैं। अगर आप खाना गलत खाते हो या फिर 8 घंटे बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रहे हो तो आपका ब्रेन हमेशा स्ट्रेस में रहता है। जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर शूट अप करना शुरू हो जाता है। मैं इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, मेडिकल तरीके से, कि आपकी बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन हैं जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं। फर्स्ट योर ब्रेन, स्ट्रेस होगा शूट अप कर जाएगा। दूसरा है आपका हार्ट, ठीक है, उसमें कोई इशू होगा तो ब्लड प्रेशर आपका शूट अप कर जाता है। तीसरा ऑर्गन जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा होता है वो है आपकी किडनीज, क्योंकि जब आप यूरिन पास करते हो तो पानी के साथ बॉडी से सॉल्ट भी बाहर निकलता है। तो ये 3 ऑर्गन आपकी बॉडी में बीपी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी भी ऑर्गन में स्ट्रेस होगा, खराब नहीं, स्ट्रेस होगा, बीपी शूट अप कर जाएगा। ओके। खराब होना तो बात की बात है। हाँ, एग्जैक्टली। स्ट्रेस आने से भी चीज़ें आपकी बॉडी बताना शुरू कर देती है। तनाव किस तरह से न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारा पूरा शरीर ही खराब कर दे रहा है। बिल्कुल। तो आपको पहला काम ये करना है, अपने आप को किसी भी टाइप के स्ट्रेस लेवल से दूर रखना है। कुछ दिन में 4 घंटे 6 घंटे ठीक है, रखो, अच्छे से रखो, काम पूरा अच्छे से करो। बट शाम को जब आप अपने काम से घर जाते हो ना, तो काम घर लेके नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे सुबह ये करना है, वहीं डायरी में लिख कर आए, सुबह डायरी खोल के देखूंगा, अब शाम को नहीं सोचूंगा। कई लोग तो वो डायरी तकिए के नीचे लेकर सोते हैं, वो काम गलत सारे हो जाता रखे है। हुए हैं। हाँ, तो उसको बदलने की जरूरत होती है, वहाँ लाइफ को बदलने की जरूरत होती है। अब डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 2 टाइप की है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 वो बीमारी है जहाँ पे इंसुलिन बॉडी में बन ही नहीं रहा, और ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, हेरिडिटरी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंसुलिन डिपेंडेंसी है। वहाँ पे इंसुलिन देने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं होता। आप समझो कि भगवान ने बनाया ही ऐसे, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो मेजरली हमें देखने को मिलती है, जो 40s के बाद होती है, वो हमारे गलत खाने पीने और एक्सरसाइज ना करने की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। खाने में हम तला हुआ छोले भटूरे खा रहे हैं, मिठाइयों के डिब्बे खा रहे हैं कि खाना तो हम मीठे पे ही ख़त्म करेंगे। कुछ हमारे जीन्स भी होते हैं, जैसे फादर मदर में भी डायबिटीज़ डेवलप हुई थी, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर लो, बॉडी पे काम करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, तो आपकी बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन बीमारियों से बच जाती है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज पे बहुत जोर देता हूँ हेल्दी रहते हुए, क्योंकि एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो तो आपने डायबिटीज़ और बीपी दोनों को ही कॉन्कर कर लिया। हाँ, राइट। स्ट्रेस, मैंने कहा ना, आप स्ट्रेस से भी दूर हो गए जब आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो। सर, एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, जैसे आपने वॉकिंग की बात की थी ना, एक साइकोलॉजिकल स्टडी है कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आप बस जाके एक लंबी वॉक लेकर आइए एंड यू विल फील रिलीव्ड। हाँ, ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अक्सर आप वॉक, मैंने कहा ना, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, या फिर आप म्यूजिक सुनते हुए कर रहे होते हो, नेचर देखते हुए कर रहे होते हो, तो जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, आपकी बॉडी अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि वो बस अभी हो जाए, मैंने आज एक्सरसाइज की, शाम को रिजल्ट उनको डिलीवर हो जाए, वो नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आपकी कॉमर्स नहीं है ये, ना घर बनाने जैसा है। घर कभी एक दिन में बना नहीं, ताजमहल एक दिन में बना नहीं, रोज थोड़ा 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 करोगे तो आप देखोगे कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद बॉडी ने कुछ बदलाव करना शुरू किया। ठीक है, फिर आप जैसे ही अपने 50-60s में पहुंचोगे, आपका एक दोस्त होगा बहुत बुरा सा लग रहा होगा, आपके बाल अभी काले होंगे, आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, वो पूछेगा कि तूने ऐसा क्या किया कि तू जवान लग रहा है। तब रियलाइज होगा कि भाई तूने जो नहीं किया मैंने वो सब किया। आप इसे खुद एग्जाम्पल देखो। सबके पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स की एज अपने माइंड में लाओ, उनका फेस सामने लाओ, और एक सेम एज के अपने फ्रेंड्स के या अपने नेबर किसी की भी सेम पेरेंट्स की सेम एज के सामने रख लो। आपको दोनों के अंदर फ़र्क नज़र आएगा, ज़मीन आसमान का, सेम एज के अंदर, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल एज अलग होती है
और हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलने वाली एज अलग होती है। हम अपनी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें तो मल्टीपल लेवल पे। क्योंकि हमारी बॉडी उसी चीज़ की बनी है जो हम खा रहे हैं। मैंने आज छोले भटूरे खाए हैं तो छोले भटूरे बनेंगे ना। हाँ, राइट। है ना। तो क्या मुंह से डाल रहे हो उसको सोचो, क्या वो हेल्दी था या नहीं था, मेरी बॉडी इसी से बन रही है। दूसरा एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली ना, आप फर्क देख लो। आप ये सोचो जैसे अब एक हमारे एक्टर हैं मिलिंद सोमन, सबको पता है, उनकी एज सोचो। एंड ही रन्स लाइक माय गॉड। आप सेम एज के अपने आसपास के अपने पेरेंट्स में या कहीं इमेजिन करो, आपको लगता है दोनों की सेम एज है? बायोलॉजिकल एज में डिफरेंस है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको जब आप हेल्दी हो ना तो अपनी बॉडी को आप यूज़ करो, क्योंकि हम अपनी बॉडी को यूज़ करने से बचते हैं। हमारी बॉडी को हम जितना यूज़ करते हैं, जितने ब्रेन को हम अपना यूज़ करते हैं, ये उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ। ये उतने डेवलप होते हैं, ख़त्म नहीं होता। कितनी अच्छी बात आपने बोली है। और दर्शकों, आप लोग भी बहुत सारे, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़े से उम्र दराज भी होंगे। हम लोग देखते हैं ना कई बार मंदिरों में या इधर उधर जाते हैं, घर में भी कीर्तन रखते हैं हम लोग। बड़ा एक उसमें पॉपुलर सा भजन है, सब लोग गाते हैं ना कि भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भाई एक्सरसाइज भी करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में तो ये बॉडी आपका साथ नहीं देगी, तो वो करना आज ही ज़रूरी है। लेकिन सर, कभी तो मन कर जाता है ना, आज एक की जगह 2 लड्डू, तो कैसे मैनेज किया जाए? गिल्ट को यूज करो। हाँ। अगर आपने सुबह एक्सरसाइज करी, 2 लड्डू खा लिया या नहीं, आज ज्यादा खा लिया, गो फॉर एक्सरसाइज ना, शाम को एक राउंड मारो ना। नहीं, बट सर, हाउ मच मीठा इज गुड मीठा फॉर योर बॉडी? देखो, मीठा इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करो चीनी, है ना। हाँ। तो मैं इसे अच्छा नहीं कह सकता, गलत तो गलत ही रहेगा, है ना। आप लड्डू की जगह एक एप्पल भी तो खा सकते थे, तो गलत ही है। आप मतलब वो जस्टिफाई नहीं, गलत को गलत ही कहो कि मैंने गलती करी है, उस गलती को अंदर लेके जाओ। वो गले में अंदर जा रहा है ना, गलती जा रही है ना, आपको रियलाइजेशन होगी, आपको गिल्ट आएगा, अगली बार आप एप्पल उठाओगे, आज गिल्ट नहीं पालेंगे। तो वो जो गिल्ट है ना, वो आपको करेक्शन करवाएगा, वो आपको आपके माइंड को बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम नो लड्डू, ओनली एप्पल। तो अब यहाँ से जो रूट कॉज शुरू हो जाता है हमारी चॉइस का, मतलब वो जो हमने चॉइस की, उस चॉइस से हम ये निर्धारित करते हैं कि कहीं बीपी या डायबिटीज की तरफ तो नहीं जा रहे। फिर वहाँ से ये निर्धारित हो रहा है कि आप अपनी किडनी का कितना ख्याल रख रहे हैं। बीपी डायबिटीज छोड़ो, आप जो आज इंसान हो, हाँ, वो भी तो अपनी चॉइसेस से बने। That's true, 100%। तो आप अपनी चॉइसेस को बस सही और गलत में नापो, इजी वे में और अच्छे लगने में मत करो कि मुझे अच्छा लगता है। सही है, आपको जो अच्छा लगता है क्या वो सही है? खुद से एक बस एक क्वेश्चन पूछ लो, आंसर आपको अपना मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ को सीखने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है, ये सही है ये गलत है, ये हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है एक तरीके से। तो मतलब मन का दास नहीं बनना, मन को अपना दास बनाना है। आज तुझे एप्पल ही मिलेगा, यही खाना है। एंड दैट्स सो गुड ना, हमेशा बच्चे बने रहो। दैट्स, मुझे लगता है उसके हिसाब से सब कुछ अच्छा चलेगा। हाँ, मतलब लाइफ को देखो, आपने जीना है तो आपके पास आज का मोमेंट है, पास्ट जो निकल गया उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खत्म हो गया वो। आपको आज जीना है, और आज जो जैसे जीना है कि आपने इसी पे फ्यूचर बनाना है। Exactly. तो आप आज जो चॉइसेस लोगे, जो सिलेक्शंस करोगे, उस पे आपका फ्यूचर बन जाएगा। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, सब कुछ आपका आज पे डिपेंडेंट है, जिसको आप इग्नोर कर जाते हो, सही गलत नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढ जाते हो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा एनेक्डोट आपने दिया है कि सही गलत, इसी में हम लोगों को जो है सारी चीज़ें निर्धारित करनी है, तब जाके हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। तो सर, ये तो बात हो गई हमारी प्रिवेंशन की, हम लोग जो बातें कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किडनी की किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। हम देखते हैं डायलिसिस सेंटर के बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं, और अपने मतलब किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर, उस रोगों को लेकर लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल्स में। तो जो लोग एक स्टेज तक आ गए हैं, आपने काफ़ी ऐसे लोगों को ट्रीट भी किया है, आप हमारे साथ कोई ऐसी केस स्टडी डिस्कस करना चाहेंगे जिनको आपने ट्रीट किया हो? आई डोंट नो इफ दिस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन बहुत हद तक सफलता वहाँ पर मिली हो। देखो, किडनी जब खराब होती है तो किडनी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनमें डिस्ट्रप्शन आती है।
तो किडनी का सबसे बड़ा काम है यूरिन का फॉर्मेशन करते हुए बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो क्रिएटिनिन हो चाहे वो यूरिया हो। साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लड बनाने का काम भी किडनी का है, उसमें हेल्प करती है। अगर किडनी नहीं है तो ब्लड नहीं बनता, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ब्लड की केमिस्ट्री को कंट्रोल करने का काम भी काफ़ी हद तक किडनी कर रही होती है। सोडियम कितना होगा, पोटेशियम कितना होगा, ये भी वो मैनेज कर रही होती है। अब जब किडनी किसी भी रीज़न से ख़राब होनी शुरू हुई तो ये सारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब ये किडनी क्यों ख़राब हुई, उसके लिए हमें किडनी के अंदर चलना पड़ेगा। तो मैं आपके व्यूअर्स को कहूँगा अपने आइज़ को बंद करो और आपने जैसे भी आपने किडनी सोच रखी है ना, आप उसको सोचो। आप उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओ और इमेजिन करो कि एक छोटा सा आरओ वहाँ पर लगा हुआ है। उसमें एक छोटी मेम्ब्रेन होती है, आपके आरओ में एक मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे एक मेम्ब्रेन आपकी किडनी के अंदर लगी हुई है, जिसमें ब्लड ऊपर से आता है और गंदगी नीचे से निकल जाती है इजी वे में। ऐसा होता नहीं है, मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर पहले। हम सिर्फ इमेजिनेशन में हम इसको लेके जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि डैमेज कितना कैसे, अब डैमेज हो गया, आपके आधे यूनिट्स खराब हो गई, करोड़ों यूनिट्स थी आपके पास आरओ थे, छोटे छोटे, उसमें से आधे खराब हो गए। अब ये जो डैमेज है तो इसको आपको अब समझना पड़ेगा। तो पहला काम है बीपी शुगर को कंट्रोल में लेकर आके बाकी बची यूनिट्स को बचा लेना। हाँ, जो आपके है पास पहले 1 करोड़ था, उसमें से 30 लाख खराब हो गया, बट अभी भी मेरे पास 70 लाख बचा हुआ है ना, तो मैं 70 लाख को पहले बचाऊंगा। तो बीपी शुगर कंट्रोल कर मैंने इसको एक तरफ कर दिया कि इसको अब कोई खतरा नहीं। अब जो मेरा डैमेज है ना, इसको मैं और फर्दर नीचे जाके देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ है जो रिपेयर नहीं हो सकती, डेड है, उसे भूल जाओ, वो नहीं आने वाली, क्योंकि किडनी के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक उसका स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी हो जाती है, आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है आपके लिए। अब किडनी के अंदर दूसरा ऐसा ही है जो अभी डैमेज हो चुका है, मरा नहीं है, बीच में अटका हुआ है, वो काम नहीं कर रहा बट मरा नहीं है। इस पार्ट को हम वापस काम पे लेकर आ सकते हैं। बॉडी अपने आप को हील अपने आप करती है, आप इस बात को समझो। मुझे कट लगता है, जख्म अपने आप बढ़ता है, मैं पट्टी इसलिए करता हूँ कि इसमें इन्फेक्शन ना हो। राइट। इसी तरह से अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई नुकसान हुआ है किसी भी रीजन से, तो बॉडी के पास अपनी एक नेचुरल पावर है हील अप करने की। मेरे को सिर्फ वो सर्कमस्टांसेस, वो माहौल, वो इन्वायरमेंट देना है कि उसके अंदर ये सारा काम हो सके। मैं वो पट्टी हूँ, मैं घाव नहीं भर रहा, मैं जख्म के लिए वो इन्वायरमेंट तैयार कर रहा हूँ जहाँ पर वो हीलिंग हो सके। सेम हम किडनी के लिए करते हैं, हम बस वो एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जहाँ पर बॉडी अपने आप उस फंक्शंस को सुधार ले। जैसे जैसे किडनी के फंक्शंस डैमेज पार्ट के वापस आएंगे, उतनी फंक्शनिंग वापस आई, तो गंदगी जो आपकी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी वो थोड़ी सी कम इकट्ठी होगी, आपके लेवल्स डाउन हो जाएंगे। तो अब आपको आ गई है नॉलेज। अब आपके पास पहले जानकारी नहीं थी, आप पहले आप भटक रहे थे, आप डॉक्टर पुरू के पास आए तो आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर पुरू ने समझा दिया, गांठ बांध के भेजा कि ये काम करना ही करना है, बिल्कुल। तो आपके लिए ना लाइफ इजी हो गई। अब दिन में आप 2-3 बार बीपी चेक करते हो, शुगर टेस्ट करते हो, अवेयरनेस आ गई। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं खराब नहीं होने देना, क्योंकि अगले महीने जब मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा, चेहरा दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब झाड़ मार देंगे। डॉक्टर साहब का प्यार वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेशेंट में से इस बात को लेकर डरते हुए, डॉक्टर साहब आपको कैसे बोलूं, मैंने ध्यान नहीं रखा। और मेरे से उम्र में बड़े होते हैं, मतलब वो 60-70s में होते हैं और मेरे से डर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज झाड़ मार दिया। सर वही बात, सही और गलत के आगे डर लगेगा आपको, गलत है तो डर लगेगा। बिल्कुल से। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट के रिजल्ट्स बहुत तेजी से डाउन होने शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ तक वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिपोर्ट्स में भी विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पेशेंट की किडनी पहले से बेटर परफॉर्म कर रही है, पेशेंट हैप्पी, डॉक्टर अपने आप हैप्पी। ट्रू। हमारी अचीवमेंट्स तो वही है ना कि ये पेशेंट ठीक हो गया, ये पेशेंट ठीक हो गया। तो पहले हम पेशेंट से रिक्वेस्ट करते थे, पेशेंट से कि आप एक वीडियो बना दीजिए हमारे लिए। अब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब एक वीडियो मेरी भी बना के डाल दो। अरे देखिए ना, हम जैसे लोग भी आते हैं, सर प्लीज आके लोगों को बताइए ना कि आपके एक्सपीरियंस से कितना फायदा हो जाएगा। तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट जब इम्प्रोवाइज कर रहा होता है तो लगता है कि ओके ठीक है, लाइफ थोड़ी सफल हुई, उतना स्ट्रेस कम हो जाता है हमारा। राइट, ये भी तो है, आपका भी स्ट्रेस कम हो जाता है उससे। एक पेशेंट जिसके लेवल बढ़े हुए हैं उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक पेशेंट जिसके लेवल डाउन है, अच्छा ठीक है सेम मेडिसिन जाओ। राइट।
उसको बताने के लिए कुछ नहीं है, वो हैप्पी है, आप हैप्पी हो। रिपीट कर दूं? हाँ जी रिपीट कर दो। डॉक्टर साहब मेडिसिन नहीं बदलोगे? नहीं बदलेंगे चीज़, ये लेके जाओ, इसी से तो मेरे आराम मिले। तो हमारा काम तो कुछ जो 10 मिनट चलता था वो तो 1 मिनट में निपट गया। सर एक मिथ है लोगों का किडनी के बारे में, जैसे अब मुझे नहीं पता कि ये मिथ ही है या सच्चाई है, उसे तो आप क्लैरिफाई करेंगे। 2 किडनीज होती हैं हमारे पास, बिल्कुल सही। लोग कहते हैं एक किडनी से भी बहुत अच्छे से चला जा सकता है, ऐसा है? अगर ऐसा होता तो फिर भगवान 2 क्यों देता? बैकअप, अगर एक किडनी होती वो चली जाती तो, इसलिए भगवान ने हमें 2 दी। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी 2 हाफ में बनी है, लेफ्ट एंड राइट। तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो ये इस तरह से बीच में ज्वाइन होता है। तो जो हमारी बीच की लाइन है वहीं पे सारे ऑर्गन सिंगल है, एक नाक, एक जुबान, एक होठ, यही सिंगल है। बाकी जो सब कुछ बना हुआ एक तरह से मिरर इमेज है। 2 हाथ है। तो अगर किडनी हमारी सेंटर में होती तो एक होती, ओके। क्योंकि किडनी भगवान ने साइड में डाल दी इसलिए 2 बनाई। अब कुछ लोग लकीली अनलकीली, इसको नहीं कहना चाहिए, बट हाँ सिंगल किडनी वाले होते हैं, एक किडनी डेवलप ही नहीं पाती किसी भी रीज़न से, तो उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है। क्योंकि किडनी क्योंकि बचपन से ही किडनी थी, तो उसमें हम देखते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, यानी किडनी एक थी, सारा काम उसके पास था, सारा ब्लड उसके पास जा रहा था, तो वो अपने साइज़ को ऑटोमेटिक तरीके से बड़ा कर लेती है। अच्छा। तो उस पेशेंट को कभी भी दिक्कत लाइफ में नहीं आती जब तक उसे बीपी शुगर की दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द सेम थिंग जहाँ से हमने शुरू किया था। आपकी किडनी नेचुरल है, बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे पर्सन्स को, हेल्दी पर्सन्स को बीपी शुगर से बस दूर रहना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। डॉक्टर धवन, मैं आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगी कि इतनी सारी बातें हमने की हैं प्रिवेंशन से रिलेटेड, किडनी को किस तरह से बचाया जा सकता है, अपनी लाइफ को किस तरह से बचाया जा सकता है, बहुत सारी हमने प्रिवेंशन की बातें की हैं। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें खाने में होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे आपने चीनी का तो आपने बिल्कुल बता दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट्स दैट, लेकिन उसके अलावा खाने में और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए भी बेनिफिशियल है, और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति किडनी का मरीज़ बन गया है तो वो किडनी को भी स्ट्रॉन्ग करे। तो इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या है, फिर हम बात करेंगे कि किडनी पेशेंट को किस तरह का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जो हेल्दी पर्सन की डाइट है उसको 95% आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर दो। पूरे हफ्ते में 1 मील है जो आप नॉनवेज का ले सकते हो। नॉनवेज आपका वाइट मीट होना चाहिए, एग्स होने चाहिए, चिकन होना चाहिए, फिश होनी चाहिए, बट मटन या बीफ नहीं होना चाहिए। वो ओकेजनल रखो, साल में 1-2 बार। अगर अपनी आप डाइट वेज ले चाहते हो, उसके अंदर अब आपको फाइबर की मात्रा का ध्यान देना है कि कितनी मात्रा में आप फाइबर खा रहे हो। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप फाइबर का इंटेक करोगे, आपके जो गट के बैक्टीरियाज हैं उतने हैप्पी रहेंगे। जितने हैप्पी वो रहेंगे उतना हैप्पी आपको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन्स के अंदर वो एक जो बैक्टीरियाज हैं वो सर्वाइव करते हैं ऑन फाइबर। तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर ध्यान ज़्यादा दो। ठीक है, और अपनी जो डाइट है उसमें देखो कि आप मैदा ज़्यादा ना खाओ। ठीक है, इस चीज़ का अगर आपने इतना ध्यान रख लिया, साथ में आपने एक्सरसाइज कर ली, बहुत है। अच्छे रहने के लिए इतना खाना बहुत है। अब चलते हैं किडनी पेशेंट के ऊपर। किडनी पेशेंट का जो खाना होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है एक हेल्दी पर्सन के कंपैरेटिव में। जैसे गुड़ एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छा है, पर वही गुड़ किडनी पेशेंट के लिए जहर है। अच्छा। गुड़ के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम गुड़ किसी किडनी फेलियर पेशेंट को देंगे तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस वजह से उसको गुड़ नहीं दे सकते। बनाना एक हेल्दी पर्सन के लिए अच्छा है, बट हम किडनी पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि उसको दोबारा से हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो किडनी पेशेंट की खाने के अंदर हमें डिफाइंड चीज़ रखनी पड़ती है। हमें खाने से बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ रहा होता है क्योंकि किडनी कंट्रोल करने वाला काम नहीं कर पा रही होती। हाँ, और जबकि उसका काम वही है। अब किडनी काम नहीं कर पा रही, आपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो आप खाने से सामान वो बॉडी के अंदर वो डालते हो जिनके अंदर ऐसी चीज़ें ना हो जो आपकी बॉडी को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा सके। तो सिंपल शुरू करते हैं क्रिएटिन से कि अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल कम बनाना है तो पहले प्रोटीन का इंटेक बंद कर दो या बहुत कम कर दो, या फिर वो खाओ जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, जैसे मूंग की दाल। प्रोटीन चाहिए, मूंग की दाल से लो। चिकन से, एग से, फिश से मत। ये हम बात कर रहे हैं पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स में। इसमें क्या होगा कि बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल कम बनेगा। हाँ। किडनी अगर कम काम भी करिए तो भी आपका गुजारा लंबा टाइम चल जाएगा। अब जब हम
तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। हमारे लीवर को बहुत काम करना पड़ता है इतने हैवी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। अब यूरिया आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा बना है तो किडनी निकाल नहीं पाएगी उसको, क्योंकि वो कम काम कर रही है, घट्टा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने वो खाना है जो तेज़ी से पच जाए, बॉडी को एनर्जी पूरी दे दे, विटामिन मिनरल पूरा दे दे। तो खाने में तला हुआ, फ्राइड और प्रोटीन हमने पहले भी रोक दिया था, उसको हम बंद कर देंगे। तो आपके 2 चीज़ें कंट्रोल में आ गई, क्रिएटिनिन कंट्रोल में आपने कर लिया, यूरिया आपने कंट्रोल में कर लिया, काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया। अब चलते हैं सबसे खतरनाक चीज़, वो है पोटेशियम। अब ये पोटेशियम नाम की चीज़ ना हर खाने पीने की चीज़ में मिलती है, लगभग सब चीज़ों में। आप पानी भी पियोगे उसके अंदर पोटेशियम कम या ज़्यादा मात्रा में होगा ही होगा। तो किडनी पेशेंट को जिनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है उसे बंद करना पड़ता है, चाहे वो हेल्दी पर्सन के लिए अच्छी हो जैसे गुड़, बट किडनी पेशेंट नहीं खा सकता। तो हमने क्या करना होता है, हमने एक लिस्ट बनानी होती है मीडियम टू लो पोटेशियम कंटेंट वाली और हाई पोटेशियम वाली चीज़ों को बाहर निकालना होता है। तो हमने एक छोटा सा रूल बना रखा है अपने पेशेंट्स के लिए, अवॉइड रूटी एंड लीफी वेजिटेबल, ब्राउन रूटी एंड लीफी वेजिटेबल्स। तो कोई भी सब्जी ज़मीन की नीचे लग रही है ब्राउन कलर की छोड़ दो, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कच्चा आलू, सब ब्राउन कलर के ज़मीन के नीचे लगते हैं, नहीं खाने, छोड़ दो, भूल जाओ। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, ये सब की चटनियाँ और साग बना है, ठीक है। बट जैसे हम घर में धनिए की रोटी, धनिए को गूथ लेते हैं, वो खा सकते हैं, चटनी नहीं बनानी उसकी, ठीक है। पुदीने का भी हम पराठा खा सकते हैं सूखा, बट हम उसको वो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे पराठा बोला है, मुझे पता है तला हुआ बना है, बट तलना नहीं होता पराठे को, ठीक है, उसको लाइट ही रखना होता है। तो आप उसे कह सकते हैं पराठा जैसा बनाते हैं, तंदूरी पराठा, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, तो वो आप खा सकते हो। तो आपने अब पोटेशियम भी कंट्रोल कर लिया, क्रिएटिनिन भी कंट्रोल कर लिया, यूरिया भी कंट्रोल कर लिया। खाने में अगर नमक की मात्रा कम कर दोगे तो सोडियम की मात्रा भी बॉडी में बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद आता है क्या, पानी, क्योंकि पानी भी खाने का हिस्सा है। बिल्कुल। तो किडनी पेशेंट को ध्यान ये देना है कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे किडनी निकाल नहीं पाएगी और बॉडी में वो भर जाएगा। और ज़रूरत से कम भी नहीं पीना, क्योंकि अगर उन्हें पानी कम पिया तो बॉडी के पास यूरिन बनाने के लिए पानी नहीं होगा। गंदगी जो बन रही है शरीर के अंदर वो यूरिन के रास्ते नहीं निकल पाएगी और वो ब्लड में इकट्ठी हो जाएगी। ये मेरा अगला सवाल था, क्योंकि जो किडनी है और जो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, हमारी बॉडी 90% ऑफ वाटर बनी हुई है, तो फिर वो पानी का मतलब कितना इंटेक कैसे होना चाहिए वो भी मैं पूछना चाहती थी। जैसे वो मेलों में लोग चलते ना रस्से के ऊपर डंडा लेके, पानी के साथ भी हमें वही करना पड़ता है फॉर किडनी पेशेंट्स। तो हमें ना बॉडी के अंदर सेंसर हैं, उनको आपको सुन के चलना होता है। तो जब हमें प्यास लगती है, गला सूखता है, होठ सूखता है ना, तो पानी की कमी है शरीर में, ये बॉडी आपको बता रही है। आप तब पानी पियो। कितना पीना है? एक टाइम में आपने 1 कप 100 ml, ठीक है। आपने 100 ml डाला, अब आपकी 2 चीज़ें होंगी, या तो प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। अगर बुझ गई तो ठीक, नहीं बुझी तो 10-15 मिनट के बाद फिर से 1 कप पी लो। एक बार में बहुत सारा नहीं पीना है, एक बार में नहीं पीना। तो क्या होगा कि बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर बनी रही, बॉडी ओवर हाइड्रेट नहीं हुई और अंडर हाइड्रेट भी नहीं हुई। इतने बीच में आप पानी पियोगे तो 2-3 बार यूरिन भी हुआ होगे, तो फ्लूइड निकल गया, तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो छोटी छोटी मात्रा में पानी लेना समझदारी होता है, ना कि एक ही बारी में अपने आधा लीटर पी लिया या 250 ml पी लिया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पियोगे बॉडी उसको यूरिन के रास्ते बाहर करेगी। तो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो सर जो एक हेल्दी व्यक्ति है उसके लिए ये पानी का इंटेक किस तरह से होना चाहिए? सेम प्रोसीजर है आयुर्वेद के हिसाब से। हम सुनते हैं कि 2.5 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो, बट हर किसी की बॉडी ना डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। किसी को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी को नहीं आते, किसी का काम बोलने वाला, जैसे आपका बहुत बोलने वाला काम है। कई वो काम होता है कि एसी में चुपचाप बैठ के काम करना। नहीं, क्या काम करते हैं, किस टाइप की हमारी स्किन है, किस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि दिन में कितना पानी हमारे शरीर को छोड़ता है, सांसों में, पसीनों में। जितना वो छोड़ता है उतना हमें बॉडी में डालना होता है। तो आपको उस इन्वायरमेंट को समझते हुए अपना काम करना होता है। जैसे किसी की किडनी ज़्यादा काम करती है, यूरिन ज़्यादा बनाती है, तो उसे पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अगर आप फोर्सफुली बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे एक होता है ना कि एक हम कैसे माने कि ये एक हेल्दी बॉडी है, क्या हम उसे तब एक हेल्दी बॉडी कह सकते हैं जब वो दिन में एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स पेशाब जा रहा है, या फिर उससे कम होना चाहिए? नहीं। देखो हम एक दूसरे से अलग है अपने जीन पूल की वजह से। So everyone has to listen to their own body. Exactly. हम ये जो सुनते हैं
ये एक एवरेज होता है। जैसे अगर हम आपका बीपी चेक करें या फिर यहाँ जो है इनका हम कभी बीपी चेक करें तो इनका बीपी सबका सेम नहीं आने वाला। अब जो फीमेल्स होती है उनमें बीपी हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, 90 60 90 70। उनके लिए ओके है, वो ठीक चल रही हैं, उनको चक्कर नहीं, कमजोरी नहीं है, क्योंकि बॉडी को भी आदत हो गई है। बट अगर मेरा 90 60 हो जाएगा मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तो सेम पैरामीटर नहीं होता। 120/80 जो हम सुनते हैं वो एवरेज ब्लड प्रेशर है हेल्दी इंडिविजुअल का। उसके साथ कंडीशन भी तो आगे लिखी हुई है ना, कंडीशन अप्लाई कोई पढ़ता है नहीं, स्टार लगा के छोटा। तो 120/80 इज एवरेज ब्लड प्रेशर फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो इससे ऊपर भी और इससे नीचे भी चल सकता है अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही। तो बॉडी की टाइप सबकी अलग है, तो सबके पैरामीटर्स भी थोड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। हम अपने आप को बीमार मान लेते हैं कि हम उस नंबर पे मैच नहीं कर पा रहे, तो वो गलत होता है कुछ चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ों में सही है, कुछ चीज़ों में गलत है। पानी कितना पीना है एक हेल्दी इंडिविजुअल को, उसको अपना सेंसर को सुनो, प्यास लग रही पानी पियो, नहीं लग रही मत पियो, पानी आराम से पियो, अपना ये टाइम देके पीना चाहिए। अपने को प्यासा नहीं रखना है क्योंकि किडनी को पानी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो आप पानी कॉन्टिन्यूस एक सप्लाई में मतलब आप थोड़ी देर में पीते रहो। कितनी मात्रा में पी रहे हो आपको हिसाब रखने की जरूरत नहीं है बस, क्योंकि अगर आपने मान लो 500 ml भी पानी पी लिया, किडनी निकाल लेगी क्योंकि वो हेल्दी है ना। बस इस चीज का हमने ध्यान रखना होता है। आप अगर फोर्सफुली पानी पियोगे तो भी आप बीमार पड़ जाओगे, याद रखना है। खाना खाने के बाद पानी पिया तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, खाना खाने के बाद तुरंत? बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद कहता है ये ह्यूमन बॉडी कहती है, आयुर्वेद इसमें क्या कहेगा। तो आयुर्वेद जोर देता है कि इसको ध्यान रखो। हाँ। क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो गुब्बारे की तरह है, उसमें एक लिमिटेड स्पेस है। हमने पहले खाए चावल, अब हमने डाल दिया ऊपर से पानी, चावल पूरा भर लिया पेट, अब हमने ऊपर से पानी पी लिया। अब जो उसका स्टमक का काम है खाने को चर्न करना, अब स्पेस खत्म हो गया। जैसे आपके घर में मिक्सी होती है, आपने उसमें मसाले भरे, ऊपर ढक्कन लगा दिया और चला दो, नहीं चलती ना ऊपर भरने पे, उसका को थोड़ा सा खाली रखना पड़ता है। हमें भी स्टमक को खाली रखना पड़ता है जिसमें उसका वो चर्न हो सके। तो अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हो उसके बाद आप पानी पीते हो तो आपका स्टमक खराब रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा, आपका पेट फूलता रहेगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, एक एक करके सब आएंगी। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि किसी को हेल्दी रखना है ना, उसका पेट ठीक रखो। बस पेट मतलब आते हैं, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखो, बॉडी अपने आप सारा काम कर जाती है। पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर पुरु धवन, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सो मच नॉलेज दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। और जो इस पूरे डिस्कशन में मुझे 3 चीज़ें समझ में आई हैं। एक, खाने का ध्यान होना चाहिए। दूसरा, आपके पानी का इंटेक, उसका ध्यान होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ये जो तनाव है ना, स्ट्रेस, इससे दूर रहना है। और उसको ख़त्म करने के लिए गिल्ट लाओ, हाँ, सुबह एक्सरसाइज करो, सुबह एक्सरसाइज करो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो दोस्तों, गुलजार साहब का एक बहुत अच्छा शेर है। वो क्या कहते हैं ना कि मेरा मन करता है कि मैं अपने दोस्तों पर मुकदमा कर दूं। क्यों? मेरा मन करता है कि मैं अपने दोस्तों पर मुकदमा कर दूं कि कम से कम तारीख के बहाने मिलना तो हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों पर मुकदमा किए बिना रोज़ उनसे मिलिए, थोड़ा वॉक पर जाइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। अगली बार फिर आपसे करेंगे एक मुलाकात एक और ख़ास शख्सियत के साथ। आज के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद।